हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। दिसंबर 2019 का गुजरात का पेपर हम डिस्कस कर रहे थे सेट का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं। 51 से 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है जी, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके नेट के लिए, जहाँ पर भी एजुकेशन एक सब्जेक्ट है वहाँ के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक प्रैक्टिस के लिए अच्छा साधन है। ओके चाहे कितना भी इजी पेपर हो, इनफैक्ट आपको इससे इजी पेपर तो 2018 का लगेगा कि टू द पॉइंट फैक्चुअल चीजें पूछ रखी है, बट आप देखिए ना 2018 से लेकर 2023 तक क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। इसीलिए रीसेंट पेपर मैंने पहले करवाया है, ओके 2023 वाला। सो उसमें आपको कंपैरेटिवली थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा दिखेगा, 2018 वाले में कंपैरेटिवली क्या सारा ही फैक्चुअल नजर आएगा, एक आधी नई इन्फॉर्मेशन भी आप सीख सकते हैं इनफैक्ट। और 2023 तक आते आते थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो डालने लग गए हैं। ओके यानी आगे आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे तो आपको नेट के लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी क्लियर रहें। और उस तरीके से, क्योंकि नेट के लेवल तक पहुंचने की कोशिश तो की जाएगी ना धीरे धीरे करके, ठीक है। सो इट्स लाइक नेट नेशनल लेवल पे है, सेट उसका छोटा भाई है या छोटी बहन है। तो सेट लेवल पे कंपैरेटिवली इजी आपको लग सकता है नेट से, बट इतना भी इजी नहीं होगा कि आप 100 के 100 ही क्वेश्चन सही कराओ। ओके जी, सो 50 क्वेश्चंस हैं, आप एनालाइज कर सकते हैं, अपनी शीट बना सकते हैं जिसपे आप जो है 51 से 100 तक नंबर लिख के और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छा तरीका है, बट आपको तरीका समझ आना चाहिए कि पीवाईक्यूज से कैसे रिवीजन करना है। ओके सो वो रिवीजन के लिए आपको उसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसको फैक्ट को ध्यान रखना है, या और कोई ऑप्शंस आए हुए हैं तो उनसे रिलेटेड और क्या इंफॉर्मेशन मेजर मेजर आप याद रख सकते हैं। बाकी ठंड होने लगी है तो ध्यान रखिए अपना। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। 51st क्वेश्चन इजीएस्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च इज। थोड़ा सा सोचना आपको शायद पड़ सकता है, तो एक्शन रिसर्च क्या है? रिसर्च एंड एक्शन है, रिसर्च आफ्टर एक्शन है, रिसर्च इन एक्शन है, या रिसर्च टूवर्ड्स एक्शन है। तो रिसर्च टूवर्ड्स एक्शन में क्या हो जाएगा कि जो एक्शन हो चुका है या हो रहा है उसकी तरफ रिसर्च, ठीक है। इन एक्शन मतलब एक्शन भी हो रहा है, रिसर्च भी हो रही है। आफ्टर एक्शन मतलब एक्शन हो चुका है उसके बाद आप रिसर्च कर रहे हो। और ये रिसर्च और एक्शन की बात हो रही है कि दोनों या तो साथ साथ हो रहे हैं, ठीक है। सो बेटर ऑप्शन आपको रिसर्च इन एक्शन नजर आएगा, क्योंकि मतलब आप रिसर्च कर रहे हो एक्शन रिसर्च में, इमीडिएटली लोकल लेवल पे आप रिसर्च कर रहे हो इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए, इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए आप कर रहे हो, और उसके बाद उसको अप्लाई करके भी देख रहे हो कि वो सही है भी या नहीं, और अगर नहीं है तो आप वापस से रिसर्च कर रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, राइट। तो एक्शन रिसर्च जो है वो रिसर्च इन एक्शन रहेगा। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एसेंशियल। तो सबसे कम एसेंशियल क्या है? मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन। तो देखो कंट्रोल और उसको मैनिपुलेट करना, जो भी वेरिएबल्स या जो हमारे, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देख रहे हैं, राइट। सो वो चीज रहेगी। कंट्रोल हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते ही हैं और उस कंट्रोल को ही हम ऑब्जर्व करते हैं। वैसे तो हम उसका एप्लीकेशन पार्ट भी देखते हैं, बट ये तीन चीजें बहुत मेजर हो जाएंगी, यानी इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एप्लीकेशन पार्ट जो है फिर वो लीस्ट एसेंशियल पार्ट हमारा हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छी हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? ये क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, स्कोप वाइड होना चाहिए, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए विद नॉन फैक्ट्स, ठीक है। सो उससे क्लियरली स्टेटेड हमें पता है कि जो भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं, क्योंकि हमसे नोट पूछा है, जो भी हाइपोथेसिस हम बनाते हैं वो क्लियरली लिखी होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, उसको हम टेस्ट कर पाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और वो कंसिस्टेंट हो, एटलीस्ट जितने फैक्ट्स हमें ऑलरेडी पता है उनके साथ तो कंसिस्टेंट हो, उनसे तो अगेंस्ट जाके हाइपोथेसिस नहीं हो, राइट। वाइड इन स्कोप की बजाय हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जाते हैं कि जिस फील्ड में हम रिसर्च कर रहे हैं वो थोड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए कि क्या चीज के बारे में आपने हाइपोथेसिस बनाई है। ओके तो सी आंसर हो जाएगा जी आपका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपल? अगेन प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी दो टाइप की सैम्पलिंग हम पढ़ते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड रैंडम। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है वो अपना नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट रहेगा, तो वही आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमसे पूछा है। ओके, which of the following does not fall under tools of research? तो रिसर्च के टूल्स के अंडर कौन सी चीज नहीं आएगी? एटीट्यूड स्केल, ऑब्जर्वेशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्वेश्चन एयर। तो क्या चीज नहीं आएगी? ठीक है, सो एटीट्यूड स्केल आप जो है स्केल यूज करते हो, जो एप्टीट्यूड टेस्ट भी वो टूल रहेगा जो आप यूज कर रहे हो, क्वेश्चन को भी हम एक टूल की तरह यूज करते हैं। सो बचा क्या? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन को भी हम यूज कर लेते हैं बट वो टूल्स में नहीं आएगा फिर। ओके जी। 56th क्वेश्चन, रिसर्चर्स इन बिहेवियरल साइंसेज कैन यूज दिस इंस्ट्रूमेंट स्केल दिस मेजरमेंट स्केल रेयरली। तो कौन सा जो है बिहेवियरल साइंसेज में रेयरली यूज होगा? क्योंकि आप बिहेवियर की बात कर रहे हो तो आप मेजरली क्वालिटेटिव पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, और क्वालिटेटिव के लिए हम नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल यूज करते हैं मेजरली। ओके, सो बहुत रेयर होगा कि हम रेशियो स्केल यूज करें, क्योंकि रेशियो और इंटरवल स्केल को हम क्वांटिटेटिव स्टडीज में यूज करते हैं। क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडीज के लिए यूज करते हैं रेशियो को और इंटरवल को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर सकते हैं बट हम रेयरली यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट? तो दो टाइप के टेस्ट हम पढ़ते हैं, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। करवा रखा है, आई होप आपको PYQ से भी समझ आ गया हो। तो पियर्सन का कोरिलेशन जिसको हम R से डिनोट करते हैं, स्पीयरमैन का जो है वो रो होता है जिसको, जो कि इसका काउंटर पार्ट होता है नॉन पैरामेट्रिक में। काई स्क्वायर और साइन टेस्ट ये भी किसका पार्ट रहेंगे? पैरामेट्रिक का पार्ट रहेंगे। तो आंसर हमारा पियर्सन आ जाएगा, क्योंकि वो हम काई स्क्वायर और साइन टेस्ट भी नॉन पैरामेट्रिक का पार्ट रहेंगे। सो पियर्सन जो है वो मेजरली हमारा किस में आ जाएगा जी? पैरामेट्रिक में आ जाएगा, और वही हमसे पूछा है। तो स्पीयरमैन ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि पियर्सन का जो है वो काउंटर पार्ट क्या रहेगा नॉन पैरामेट्रिक में। ठीक है, कि हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करना है, अपने को डाटा जो है वो अपना ये नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे है, तो हम कौन सा टेस्ट यूज करें? अगर हमें रिलेशनशिप देखना है तो हम पियर्सन की जगह स्पीयरमैन कोरिलेशन, जो कि रो से या फिर कैंडल का टाउ जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो नॉन पैरामेट्रिक में रहेंगे। बहुत बार ये काउंटर पार्ट्स पूछे जाते हैं कि टी टेस्ट का काउंटर पार्ट क्या रहेगा, टी टेस्ट में भी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट का क्या रहेगा, या पेयर्ड टी टेस्ट का, या वन वे अनोवा या टू वे अनोवा। तो इनके काउंटर पार्ट जो है नॉन पैरामेट्रिक में वो आपको पता होने चाहिए। An ethnographic researcher has not to collect data with the help of। तो ethnographic researcher जो है उसको डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। कौन से मेथड से? क्वेश्चनेयर से, ऑब्जर्वेशन से, डॉक्यूमेंटेशन से, या इंटरव्यू से? तो देखो इंटरव्यू तो वो लेते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी चलता रहता है कि आपने पूरे दिन जो है वो क्या क्या चीजें देखी, समझी, ऑब्जर्व की। सो ऑब्जर्वेशन भी एक मेजर पार्ट रहेगा और डॉक्यूमेंटेशन भी। क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल देखो किया जा सकता है बट वो करते नहीं है। ठीक है, सो एथनोग्राफिक रिसर्चर क्योंकि वो वहां पे रह रहे हैं, खुद चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस हिसाब से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनको जरूरत नहीं पड़ती कि वो क्वेश्चनेयर पकड़ाएं और उनको फिल करवाएं। वो एक तरीके से फिर वो और ज्यादा क्वांटिटेटिव स्टडी में चला जाएगा, और एथनोग्राफी को हम क्वालिटेटिव स्टडी की तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च को, तो इसलिए एथनोग्राफिक रिसर्चर को जरूरत ही नहीं पड़ती, और वो करते भी नहीं है यूजुअली कि वो क्वेश्चनेयर से डाटा फिल करवाएं। तो इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। Grounded theory is a systematic methodology in social sciences involving। So grounded theory systematic method है, qualitative research का method है साइंस और सोशल साइंसेज में। तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ थियोरी, एक थियोरी को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इंडक्टिव रीजनिंग हमें देखने को मिलेगी, यानी हम स्पेसिफिक टू जनरल जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम स्पेसिफिकली डाटा कलेक्ट करेंगे और फिर एक जनरल थियोरी जो है उसको डेवलप करेंगे। हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, इंडक्टिव आ गया तो इसकी जरूरत लग नहीं रही है। इनिशिएशन विद अ क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि हम एक क्वेश्चन को लेके शुरू करते हैं चीजों को कि कहाँ से हमें क्या करना है या किस टॉपिक पे काम करना है। सो 1, 2 और 4 जो है वो अपना सही आंसर यानी डी हो जाएगा।
विच वन डजेंट कम अंडर ट्रैंगुलेशन। तो ट्रैंगुलेशन क्या होता है, जब हम कंबाइन करते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। अब मेथड है, मेथडोलॉजिकल ट्रैंगुलेशन है, तो हम दो या दो से ज्यादा मेथड्स को कंबाइन कर देंगे। इन्वेस्टिगेटर है तो वो डाटा कलेक्शन या चीजें, मतलब एक से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर जो है वहां पे इन्वॉल्व हैं। ऐसे ही डाटा ट्रैंगुलेशन में भी हम डाटा अलग अलग तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो प्रैक्टिस ट्रैंगुलेशन कुछ नहीं होता जी। तो आंसर रहेगा प्रैक्टिस ट्रैंगुलेशन, ये ट्रैंगुलेशन के अंडर नहीं आता है। 4 टाइप का ट्रैंगुलेशन यूजुअली हम पढ़ते हैं। डाटा ट्रैंगुलेशन यानी मल्टीपल डाटा सोर्सेज हैं आपके पास एक स्टडी में, आप अलग अलग डाटा सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। इन्वेस्टिगेटर ट्रैंगुलेशन जहां पे रिसर्चर जो है वो ज्यादा है, एक से ज्यादा रिसर्चर वहां पे डाटा को कलेक्ट करना या एनालाइज करने में इन्वॉल्व है। थियोरी ट्रैंगुलेशन में हम मल्टीपल थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स यूज करते हैं, और मेथडोलॉजिकल में हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। तो जब आप एक से ज्यादा चीजें यूज कर रहे हो, चाहे वो डाटा के सोर्सेज हो, इन्वेस्टिगेटर हो, मेथड हो, थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव हो, दैट विल कम अंडर ट्रैंगुलेशन। सो प्रैक्टिस ट्रैंगुलेशन जैसी चीज यूजुअली इसके अंडर नहीं आएगी। Given the points of comparison between pedagogy and andragogy, नोट करेक्ट। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो पेडागोजी चाइल्ड लीडिंग होती है यानी चाइल्ड फोकस्ड, एंड्रागोजी अडल्ट फोकस्ड होती है। पेडागोजी क्योंकि बच्चे के साथ आप डील कर रहे हो, थोड़ी ज्यादा सिस्टमैटिक होगी, जैसा आप चाहेंगे उस तरीके से आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे। एंड्रागोजी थोड़ी सी, क्योंकि आप खुद, वो होता है ना अडल्ट लर्निंग है, तो कहीं ना कहीं अडल्ट खुद भी सीखता है, एक एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो वो कम सिस्टमैटिक आपको नजर आएगी। यहाँ पे मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा क्योंकि एक एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, उनको क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है वो चीज उनको पता है। और पेडागोजी में आपको मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक देना पड़ेगा, तो कंपैरेटिवली लेस मोटिवेशन यहाँ नजर आएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स तो ठीक है, बची एक ये कि विद मॉडल एंड प्रैक्टिस, तो ऑब्वियसली सिस्टमैटिक है, आप बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, तो एक पर्टिकुलर मॉडल और प्रैक्टिस जो है वो वहां देखने को मिल सकती है। बट एंड्रागोजी की जब बात करेंगे तो जरूरी नहीं है कि एक मेथड या एक प्रैक्टिस जो है वो आपको नजर आए, क्योंकि आप अडल्ट के साथ डील कर रहे हैं। ओके, तो सी आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल पेडागोजी इन टीचर एजुकेशन डज नॉट इंसिस्ट ऑन, तो किस पे इंसिस्ट नहीं करती? क्रिटिकल पेडागोजी आते ही नाम आपको पाउलो फ्रायरे याद आ जाने चाहिए। पाउलो, ठीक है, उन्होंने पेडागोजी ऑफ ओप्रेस्ड भी दिया था। तो किसकी बात नहीं करते हैं ये? कंस्ट्रक्टिंग करिकुलम विद कनेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट्स फैमिली, रिफ्लेक्टिंग अपॉन सोसाइटीज कल्चर, डेवलप वॉइस थ्रू अ क्रिटिकल लुक एट वर्ल्ड एंड सोसाइटी, ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी टुवर्ड्स इक्वालिटी फॉर ऑल। तो हाँ, ये ओप्रेस्ड को ऊपर उठाने की बात करते हैं कि ओप्रेस्ड जो है, पहले उनको समझना होगा कि वो ओप्रेस्ड हैं, उनको सप्रेस किया जा रहा है, और फिर जो है वो क्या करें, अपनी आवाज को उठाएं और इंडिपेंडेंट बने। ठीक है, तो ये बातें ठीक है कि आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, एक वॉइस डेवलप करना चाह रहे हो क्रिटिकल आउटलुक के थ्रू, और करिकुलम को आप उस तरीके से स्टूडेंट सेंटर्ड तरीके से क्या करना चाह रहे हो, ढालना चाह रहे हो। ओके, तो बचा क्या जी, ये सोसाइटी के कल्चर के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं। हाँ, मतलब ये टीचर एजुकेशन की बात करते हैं कि टीचर एजुकेशन इस पे इंसिस्ट ना करें। ठीक है, कि आप सोसाइटी के कल्चर पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो, सोसाइटी को ये यही मानते हैं कि उसमें कुछ एक ओप्रेस्ड लोग हैं जिनको हमें एक बेटर लाइफ जो है वो प्रोवाइड करनी है। ओके, और वो उनको हम जागरूक करके ही कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर। तो डायनामिक मॉडल में हमने डिस्कस किया था, नेट के पेपरों के दौरान डिस्कस किया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है डायनामिक मॉडल ऑफ लर्नर से रिलेटेड। सो कोग्निटिव एस्पेक्ट, एक्शन ओरिएंटेड और अफेक्टिव एस्पेक्ट, ये आपको देखने को मिलेंगे जी। कोग्निटिव एस्पेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज है, डायनामिक ऑटोनॉमी मॉडल हमारे पास है, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हायरार्किकली अरेंज्ड नहीं है, मतलब बस हाँ एक कैटेगरी सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी हम मानते हैं, जहां पे हम मैनेजिंग माय ओन लर्निंग की बात करते हैं, और बाकी सारे कनेक्शंस जो हैं वो उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये एक सेल्फ असेसमेंट का टूल जो है वो माना जाता है। ये वो मॉडल है, आपको रटने की जरूरत है नहीं। तो हाँ देखो, आप डील कर रहे हो फीलिंग्स के साथ भी, तो अफेक्टिव डोमेन भी आ गई, देन आप मोटिवेट कर रहे हो खुद को, या फिर आप स्ट्रक्चर कर रहे हो नॉलेज को। सो एक तरीके से कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी आपको दिख रहा है, बट कोग्निटिव जो है वो थोड़ा सा अलग पॉइंट हो गया, जो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है। किसने दिया है? टैसिनारी ने दिया है, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं।
विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग? तो इजीएस्ट क्वेश्चन, असेसमेंट एज लर्निंग को हम बोलते हैं समेटिव, फॉर लर्निंग को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव। फोर से फॉर्मेटिव भी याद रख सकते हो आप। ओके, टू पुट आइडियाज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू होल इज, जब आप आइडियाज को एक साथ रखते हो पूरा का पूरा एक नई चीज बनाने के लिए, यानी आपने क्या किया, कुछ कुछ पार्ट्स को, कुछ कुछ आइडियाज को एक साथ रख दिया, कंबाइन कर दिया, तो आपने कुछ ना कुछ सिंथेसाइज किया है ना। जब आप आइडियाज को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो आप उसको एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, आपने चंक्स में डिवाइड कर दिया है। तो सिंथेसिस और एनालिसिस, ये फर्क आपको पता होना चाहिए कि जब आप एक पूरा होल बना रहे हो, आप सिंथेसाइज कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, राइट, सो दैट विल बी सिंथेसिस, अदरवाइज जो है वो उल्टा होगा तो एनालिसिस हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव जर्नल कैन बेनिफिट स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई लर्निंग इवेंट्स हैपन टू देम फॉर, यानी जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है जो लर्निंग इवेंट्स उनके साथ हुए हैं उनके लिए, क्या करने के लिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, या नॉलेज एक्वायर करने के लिए, या एक्सप्रेसिंग ओपिनियन अबाउट टीचर्स टीचिंग, तो टीचर की जो टीचिंग है उसके बारे में अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल बच्चे को हेल्प करेगी नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ठीक है, कि क्योंकि नॉलेज एक्वायर में आपने जो है वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बाकी चीजें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है, कि जो आपने नॉलेज एक्वायर की है तो हो सकता है उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ स्किल्स एक्वायर की हो, तो वो चीजें भी इसमें आ जाएंगी, ये बच्चे के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर भी दिया टीचर की टीचिंग के ऊपर तो बेनिफिट बच्चे को कहाँ हुआ ना, कि वो अपने लर्निंग इवेंट्स जो उनके साथ हुए हैं उसको जब आइडेंटिफाई कर पाए। ओके, सो रिफ्लेक्टिव जर्नल में एक्वायरिंग नॉलेज ऑटोमेटिकली विल बी द बेटर ऑप्शन। विच इज नॉट ट्रू फॉर रुब्रिक्स, तो रुब्रिक्स के लिए ये क्वेश्चन रिपीट है। अगर आपने कॉन्टिन्यूटी में गुजरात वाले जो क्वेश्चन हैं वो चेक किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको पता होगा क्राइटेरिया शीट, ग्रेडिंग स्कीम, या फिर स्कोरिंग गाइड या इवेल्युएशन शीट, क्या चीज ट्रू नहीं है रुब्रिक्स के लिए, इवेल्युएशन शीट जो है वो ट्रू नहीं है। ओके, फ्लैंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट प्रोसेस टू प्रिजर्व द सिलेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन। सो कौन सी चीज जो है वो प्रोसेस में सही नहीं है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, एनकोडिंग, टैबुलेशन, रिकोडिंग, तो आप ऑब्जर्व करते हो, इनकोड करते हो, एक टेबल बनाते हो, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। आप रिकोड नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप रिकोड करोगे तो एक अलग ही टेबल बन के आएगी और एक अलग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फ्लेंडर के कैटेगरी एनालिसिस ये आपका इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम में 10 कैटेगरीज हैं, ये आपको कैटेगरीज याद होनी चाहिए, पूछ ली जाती हैं कि कौन सी टीचर टॉक में आएगी, कौन सी प्यूपिल टॉक में, या 10वीं कैटेगरी क्या है। उसके साथ साथ ये वर्बल, टीचर का वर्बल इंटरेक्शन जो है वो चेक कर रही होती है, बच्चे का नहीं, टीचर का। ओके, ऐसे ही साथ में गैलोवे भी रिवाइज कर लीजिए यहीं पे, और उसकी वर्बल और नॉन वर्बल की 10-10 कैटेगरीज आपको थोड़ा आइडिया हो। Which of the following is not included in the system of teacher evaluation? तो teacher evaluation में कौन सी चीज included नहीं है? Use of only established knowledge, application of theory, design of new products, या फिर use of new processes। तो जब आप teacher evaluate कर रहे हो उस system में obviously अगर कोई नया process, कोई नया product design हो रहा है, use हो रही हैं चीजें, या कोई theory के application part use हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप analyze करोगे, evaluate करोगे, ठीक है। बट सिर्फ एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को यूज करना, उसको इवेल्युएट करना, वो चीज सही नहीं है जी। सो यूज ऑफ ओनली एस्टैब्लिश्ड नॉलेज नहीं, ये चीज जो है इंक्लूडेड नहीं होगी। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट आर इंपॉर्टेंट इन असेसमेंट फॉर लर्निंग विच विल, तो सेल्फ और पीयर असेसमेंट बहुत जरूरी है, एक में आप खुद असेस कर रहे हो, एक में पीयर से असेस करवाया जा रहा है। इट्स लाइक एक बार टीचर ने पेपर लिया क्लास में और वो पेपर आपको बोला कि अच्छा ठीक है सबने कर लिया, अब मैं आंसर बताता हूँ, अपना ऑनेस्टली जो है आपको असेसमेंट करना है कि आपकी चीजें सही हैं या नहीं। दैट विल बी सेल्फ असेसमेंट, कि आप खुद असेस कर रहे हो, ठीक है, भले ही टीचर की हेल्प से कर रहे हो। या फिर पीयर असेसमेंट क्या हो जाएगी कि साथ वाला असेस कर रहा है आपका पेपर, तो वो पीयर असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए, जिसमें आप सीख रहे हो चीजें। ये क्या करेगा, ये एनहेंस करेगा स्टूडेंट की एक्टिव एंगेजमेंट, ओके, इंक्रीज करेगा अमाउंट ऑफ फीडबैक, ऑगमेंट लर्निंग विद सेल्फ फीडबैक, और हेल्प स्टूडेंट्स टू इंक्रीज एबिलिटी टू अचीव।
तो ये इट्स लाइक ऑगमेंट करने का मतलब भी यही होता है, एनहेंस करना, ठीक है। सो ऑगमेंट लर्निंग विद सेल्फ फीडबैक, जो आप खुद को ही फीडबैक देते हो तो उससे बेटर तरीके से आपकी लर्निंग जो है वो एनहेंस होगी, ठीक है। तो वो फीडबैक आप खुद को ही दे रहे हो तो इंक्रीज अमाउंट है, डिक्रीज अमाउंट है, उससे ज्यादा मैटर, वो चीज ज्यादा मैटर नहीं करेगी। ओके, तो आंसर आपका सी हो जाएगा जी। लर्निंग जो है वो एनहेंस होगी किसकी वजह से? सेल्फ असेसमेंट की वजह से। Which of the following are characteristics of educational technology? It accepts education as both science and art. Okay. It studies the impact of science and techniques on educational aspect. एंड एजुकेशन लगा लो, या एक वर्ड मिसिंग होगा आई थिंक यहाँ। इट इम्प्लाइज साइंटिफिक, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स एंड थियरीज इन एजुकेशन, तो ये अप्लाई करते हैं। इट डजंट ट्राई टू फाइंड बेटर वेज, तो देखो 3 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रही हैं तो ऑब्वियसली हम कुछ नया तरीका ढूंढने की या बेटर तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, राइट। सो ये तो सही नहीं होगा कि इट डजंट ट्राई टू फाइंड बेटर वेज, चाहे किसी भी चीज के लिए वो वेज हो। तो आंसर हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आ जाएगा, फोर्थ नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको थोड़ा डाउट भी है किसी क्वेश्चन में तो ऑटोमेटिकली आप जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज सही होनी चाहिए। A set of devices and techniques which are used to collect, process, store, deliver the information. So ये क्या है? एक जब आप एक set of device की या techniques की बात कर रहे हो जो सिर्फ collect कर रही है information को, process कर रही है, store करके रख रही है या deliver कर दे रही है, तो वो ICT होगा, information technology होगा, communication या A और C। तो देखो ICT का मतलब ही क्या होता है? information technology plus communication technology, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ही पार्ट किया है, हमने ज्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस किया नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की बात हो रही है, प्रोसेस करने की बात हो रही है। सो ये इंफॉर्मेशन के अराउंड चीजें ज्यादा रिवॉल्व कर रही है। उन सेट ऑफ डिवाइसेस जो है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आ जाएंगी। हु डिस्क्राइब्स 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आपको आंसर पढ़ने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि गाइने आंसर आएगा। इसके 8 हायरार्किकल मॉडल भी है, 8 स्टेप और 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो गाइने एंड किसके हैं? किसी एक और भी तो इसके साथ है ना, तो वो कौन है वो बताइएगा। और यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो। डिक एंड कैरी, डिक एंड कैरी के 10 जो स्टेप्स हैं, फॉर्मेटिव समेटिव दोनों टाइप के इवैल्यूएशन को इंक्लूड कर रहा है। ऑसोबेल की मीनिंगफुल लर्निंग थियरी है, हल्की ड्राइव वाली थियरी है मोटिवेशन की। तो ये चीजें आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए साथ में। 5 ई पूछे हैं, ये भी रिपीट है क्वेश्चन पीवाईक्यू से, तो मतलब इट्स लाइक पहले ये क्वेश्चन इस साल में आया होगा 2019 में और बाद में ये रिपीट हुआ। ओके, सो रिपीट है, आपको पता होना चाहिए। एंगेज, एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इलेबोरेट करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, ना कि एनेबल। ओके, ये दोनों बाकी चारों स्टेटमेंट सही हैं वर्ड्स जो, तो ए आंसर जो है वो अपना हो जाएगा जी। A dash is sum total of parts working independently and working together to achieve the acquired results or outcomes based on needs. तो ये क्या है? तो सम टोटल यानी एक सिस्टम बना रहे हो आप, तो एक सिस्टम जो है, क्योंकि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी अलग होंगी, उसमें कुछ ना कुछ और इंफॉर्मेशन हमें मिलती, बट ये सिस्टम है जो कि सम टोटल है अलग अलग पार्ट्स का जो अलग अलग अच्छे से काम कर रही हैं। इट्स लाइक अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी में और वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो उनके सम टोटल को हम यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, राइट। तो एक सिस्टम हो गया, वो सिस्टम क्रिएट हो गया वहां पे। तो आंसर हमारा सिस्टम हो जाएगा। ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ इजीएस्ट क्वेश्चन, ये पेपर 1 यूजीसी नेट में भी आता है। ब्लॉग शॉर्ट फॉर्म है एक तरीके से वेब लॉग की, यानी आप वेब पे काम कर रहे हो, इंटरनेट पे काम कर रहे हो और वहां पे जब आप लिखने वाला काम कर रहे हो तो वो आपका ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है जी। वीलॉग की अगर हम बात करेंगे वहां पे वीडियो इंक्लूड हो जाती है। Which of the following is based on the concept of mastery learning? MOOCs, CAI, CML या फिर Web 2.0 टूल्स। तो कौन सा जो है वो मास्टरी लर्निंग से रिलेटेड है? तो CML रहेगा। CML की फुल फॉर्म क्या होगी वो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो CML की फुल फॉर्म ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो जाएंगी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हो जाएंगे, वेब 2.0 टूल्स के अंदर अपने जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स आ जाएंगी। तो CML की क्या फुल फॉर्म होगी?
डिलोन एंड मैकलीन आर एसोसिएटेड विद D&M मॉडल। तो ये तो काफी फेवरेट मॉडल लग रहा है, IS इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल जो हम बोलते हैं। अच्छा, वही पूछ लिया इन्होंने, IS सक्सेस मॉडल है, तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्सेस मॉडल है। ठीक है, 1992 में आया था, उसके बाद 2003 में जो है इसको अपडेट भी किया गया। अपडेट में एक चीज भी चेंज की गई जो कि आपके क्वेश्चंस में आ चुकी है कि 1992 वाले में हम ऑर्गेनाइजेशनल इम्पैक्ट की बात करते हैं और 2003 में हम नेट बेनिफिट जो है उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपके पास सामने क्वेश्चन इजी लग रहा है आपको, बट इससे रिलेटेड और बातें याद रख लो, इंफॉर्मेशन याद कर लो, रिवाइज कर लो। Which of the following institutes are associated with the development of NROER? तो ये भी इजी है क्योंकि ये पहले जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनमें आ चुका है। सो NROER की फुल फॉर्म भी करवाई थी आपको, CIET और NCERT ने मिलके इसको क्रिएट किया है, फिर MHRD और NCERT ने इसको लॉन्च किया था। तो ये एक रिपोजिटरी है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की, तो नेशनल रिपोजिटरी ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इनफ्लिबनेट का सेंटर कहाँ लोकेटेड है? इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन, स्वयं प्रभा करते टाइम हम इसको पढ़ते हैं, बेसिकली स्वयं प्रभा करते टाइम, तो गांधीनगर में है जी। तो ये चीजें याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर की हम बात करते हैं। ओके, ये प्रोजेक्ट जो है वो 1991 में स्टैब्लिश हुआ था और फिर एक सोसाइटी की तरह 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। क्रिटिकल पाथ मेथड, तो पर्ट नहीं आया तो फिर इन्होंने CPM दे दिया। सो पर्ट, CPM ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये करिकुलर मॉडल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है, या इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप मॉडल है, या A और C दोनों। सो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक है जी। पर्ट में रिव्यू की बात करते हैं हम, ये भी एक तरीके से पाथ को डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ जो है वो बेटर रहेगा प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। For a good school principal, school administration is a bureaucratic affair. School administration is self-evolving process. School has to run on the basis of existing social norms and practices, या school should be run on the basis of human relations approach. तो जब एक अच्छे स्कूल प्रिंसिपल की बात हो रही है तो अच्छा स्कूल प्रिंसिपल ना कि सिर्फ रूल्स पे फोकस करेगा, ब्यूरोक्रेटिक अफेयर की तरह लेगा चीजों को, या सिर्फ सेल्फ इवॉल्विंग प्रोसेस बन जाएगा, या जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से चलेगा। नहीं, हम ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के ऊपर एक स्कूल चलना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द स्कूल विल प्रूव टू बी बेटर स्कूल इन फ्यूचर? तो किस तरीके का स्कूल जो है वो एक बेटर स्कूल रहेगा अगर हम फ्यूचर की बात करें तो? एक स्कूल जो मैक्सिमम स्पोर्ट्स ट्रॉफीज जो है लास्ट ईयर में उसने जीती हैं, या एक स्कूल जिसमें बेस्ट टीचर्स हैं, स्कूल विद गुड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट अच्छा है वहाँ का, या स्कूल एडमिटिंग ओनली ब्राइटेस्ट लर्नर्स? तो ओनली ब्राइटेस्ट लर्नर्स को देने मतलब एडमिशन आप दे रहे हैं तो कहाँ से अच्छा स्कूल रहेगा वो? ठीक है, सिर्फ बेस्ट टीचर्स होने से काम नहीं चलेगा। एनवायरमेंट और क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट की बात कर लेते हैं, सो वो बेटर होना बहुत जरूरी है। तो आगे आगे अगर एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा है स्कूल में, दैट मीन्स वो स्कूल अच्छा है। ओके, Which leadership approach a training institution should follow in order to produce good teachers? तो जो आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो वहां किस तरीके का अप्रोच फॉलो होना चाहिए? ट्रेट ओरिएंटेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, कैरिज्मेटिक, या कल्चर ओरिएंटेड? तो ये सारे के सारे ट्रेट्स जो हैं स्पेसिफिकली करिकुलम से रिलेटेड या लीडरशिप से रिलेटेड, तो ये लीडरशिप के ट्रेट्स नहीं, लीडरशिप की सारी थियरीज या मॉडल्स ये ऑलरेडी आपको करवा रखी हैं VIP क्लासेस में, प्लीज चेक देम एंड वहां से आप कवर कीजिए इनको कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी। तो जब आप एक अच्छे टीचर प्रोड्यूस करना चाह रहे हो और आप वो एक लीडरशिप अप्रोच ढूंढ रहे हो जहां पे बेटर टीचर्स आप निकाल पाओ जो कि काफी पैशनेट हों और अपने विजन के प्रति ध्यान रखें, तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल में आएगा जी। ठीक है, ट्रेट ओरिएंटेड जो ग्रेट मैन थियरी हम जिसको बोल देते हैं, उसमें क्या चीज आ जाएगी? अपने हम ट्रेट्स पे फोकस कर रहे हैं कि ये ट्रेट्स हुए तो ही आप अच्छे टीचर बन पाओगे, नहीं, वो चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि हम अच्छा टीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रोड्यूस करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा चीजों को, तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच जो है वो एक अच्छा अप्रोच रहेगा, वो फॉलो होना चाहिए। मैनेजरियल ग्रिड मॉडल लीडरशिप हैज कंसर्न फॉर, तो किसके लिए कंसर्न है? ग्रिड मॉडल आपको याद तो हो कम से कम कि 4 की बात करते हैं, मिडल मैन, टीम मैनेजमेंट, इम्पोवरिश्ड, ठीक है, ऑटोक्रेटिक, तो वो सारी चीजें। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट या कंट्री क्लब, यहाँ पे कंट्री क्लब आ जाता है। ठीक है,
सो प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, पीपल एंड प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, प्री रिक्विजिट एंड प्लान्स और प्लानिंग एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे हम पीपल लेके चलते हैं जी। अगर आपने नहीं देखा है तो ये मॉडल्स भी देख लीजिए लीडरशिप के, ये आपको पहली क्लास VIP क्लास में मिल जाएंगे। एंड देन यहाँ पे हम प्रोडक्ट के लिए कंसर्न हैं। सो पीपल कंसर्न एंड प्रोडक्ट कंसर्न जो है वो हम नजर आता है हमें मैनेजरियल ग्रिड मॉडल में। ओके, तो पीपल एंड प्रोडक्ट विल बी द आंसर। In leader member exchange theory, which one of the following objectives is not the focus? तो हम किस पे फोकस नहीं कर रहे हैं? सबॉर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, एनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बेटर करना, इंक्रीज करना फॉलोअर्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, या उनको ट्रेन करना फ्यूचर लीडर्स बनने के लिए। तो हम लीडर मेंबर एक्सचेंज की बात करते हैं, जिसमें हम ये भी बात करते हैं कि अच्छा लीडर जो है वो मेंबर्स के साथ कैसे इन ग्रुप आउट ग्रुप, वो सारी चीजें हमने बात की हुई हैं, बट कहीं पर भी हम फोकस नहीं करते कि उनको फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए हम ट्रेन करें। नहीं, वो टास्क कंप्लीट करने के लिए एक लीडर मेंबर एक्सचेंज चल रहा होता है, और उसमें भी इन ग्रुप आउट ग्रुप अलग अलग जो है वो लीडर जो जिनको जानता है जो इन ग्रुप में आएंगे वो, या जो फेवरेट्स हैं थोड़े, उनके साथ एक अलग बिहेवियर नजर आएगा, आउट ग्रुप में अलग बिहेवियर नजर आएगा। राइट, सो वो चीजें पढ़ते हैं हम, ऐसी कोई ट्रेनिंग की बात हम करते नहीं है कि फ्यूचर लीडर्स बना रहे हैं हम। ठीक है, Which one of the following is not a characteristic of a quality process या product? तो characteristic of a quality process या product जो है वो नहीं है। Easy to handle and use, has advantage over previous process and product, efficient है, acceptable to all है। तो जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट की या क्वालिटी प्रोसेस की बात करते हो तो ऑब्वियसली क्वालिटी आ गई तो हम उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, इजीली यूज कर पाएंगे। पहले वाले प्रोडक्ट या प्रोसेस से उसकी क्वालिटी बेटर होगी, एडवांटेज होगा, एफिशिएंट होगा क्वालिटी, ये आपका क्वालिटी प्रोसेस या प्रोडक्ट। बट कोई चीज कितनी भी अच्छी हो वो सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। राइट, तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी प्रोसेस या प्रोडक्ट हो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी कि सब उसको एक्सेप्ट कर लें। सो इट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, ये चीज जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो डी आंसर हो जाएगा। फॉर अ बेटर क्वालिटी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैव ओपन्ड, ये आपके लिए नई इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपने ना पढ़ी हो आज तक। सो IQAC प्रोग्राम, TQ, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, 6 सिग्मा सेल बना देना, या फिर शोध गंगा सेल। तो क्या है, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वालिटी को बेटर करने के लिए हमने IQAC प्रोग्राम जो है वो चला रखे। IQAC की फुल फॉर्म रहेगी इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, तो जिसमें हम इंटरनल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वालिटी को अश्योर करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, सो नेक की जो टीम है उन्होंने रेकमेंड किया कि जितनी भी एक्रेडिटेटेड ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो एस्टेब्लिश करें IQAC, ताकि एक क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी को एनहेंस किया जा सके और उसको अश्योर किया जा सके। ओके, इन एजुकेशन जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट विल इम्प्लाई दैट। तो देखो JIT जस्ट इन टाइम में हम किसकी बात करते हैं, हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं मेजरली, कि आपको जो है एक तरीके से आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए था। जब हम एजुकेशन की बात नहीं कर रहे, इन जनरल JIT की बात कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए था और आपको जो है वो इन टाइम जल्दी से जल्दी मिल गया। ठीक है, सो एजुकेशन में अगर हम इसको मैनेजमेंट के टूल को इस्तेमाल करते हैं तो क्या चीज रहेगी, all admissions in all teacher education institution should be in time, टाइम पे एडमिशन्स होने चाहिए। डिमांड फॉर टीचर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट शुड बी रिलेटेड विद एजुकेशनल इनपुट, यानी कि जो डिमांड हो रही है टीचर्स की बाय स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो रिलेटेड होनी चाहिए कि कितना एजुकेशनल इनपुट आप दे रहे हो। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ क्वालिटी टीचर्स, या फिर क्वालिटी ऑफ पास आउट टू बी टीचर्स विल बी हाई, यानी कि उनकी जो भी पास आउट होने वाले टीचर्स हैं उनकी क्वालिटी हाई हो। सो JIT जो है वो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई से आपको थोड़ा सा मिलता और जुलता नजर आएगा, कि जो टीचर्स की डिमांड है गवर्नमेंट की तरफ से वो एजुकेशनल इनपुट से तो रिलेट करनी चाहिए ना, कि कितना एजुकेशनल इनपुट आप दे रहे हो और कितनी डिमांड है और कितने टीचर्स निकलने चाहिए पास आउट होके। ओके, Which of the following is not a cause of failure cost in educational context in India? So failure cost basically क्या हो जाती है कि जो आप बेसिकली जहाँ पे आपने पैसे लगाए या काम किया किसी भी पर्टिकुलर चीज में एनर्जी लगाई और वो चीज कंप्लीट नहीं हो पाई। इट्स लाइक एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमने बहुत सारी मेहनत की लेकिन बच्चा जो है वो स्टेगनेंट हो गया या वेस्टेज में चला गया या पास नहीं हो पाया, वो सिचुएशन आ गई तो वो फेलियर कॉस्ट हो जाएगी हमारी जो हमने उस बच्चे पे लगाई थी। सो क्या कारण नहीं है, सो लो क्वालिटी ऑफ एडमिटेड प्यूपिल टीचर्स,
डेफिनेटली ये एक कारण हो सकता है कि आप जो जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके जो प्यूपिल टीचर्स हैं, उनकी क्वालिटी ही कम है, ठीक है, तो वो ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे तो फेलियर कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये कारण हो सकता है। ट्रेनिंग की क्वालिटी अगर कम है तो ये भी हो सकता है। लो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट, या फिर एब्सेंस ऑफ रिग्रेस इवैल्यूएशन सिस्टम इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो देखो ए, बी और डी जो है वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ हम प्यूपिल टीचर की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, प्यूपिल टीचर की ट्रेनिंग की बात हो रही है, और एक उनकी इवैल्यूएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें मेजर रीजन हो सकती हैं फेलियर कोस्ट का। बट जॉब कितनी अवेलेबल है मार्केट में, या जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी अवेलेबल है, वो एक मेजर रीजन आपको देखने को नजर नहीं आएगा जब आप फेलियर कोस्ट की बात करेंगे। तो सी आंसर हो जाएगा इन ऑप्शंस में से, ओके। बाकी फेलियर कॉस्ट वो एक्सपेंसेस होते हैं इन जनरल, अगर हम बात करें कि जब कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस जो है उसमें क्वालिटी डिफेक्ट या फेलियर हमें देखने को मिलता है। सो एजुकेशन के फील्ड में हम वेस्टेज, स्टैग्नेशन, इन सब चीजों को फेलियर कॉस्ट से रिलेट कर सकते हैं। In which type of education system students with special educational needs have to be adjusted with existing school environment? तो दो टाइप की चीजें हम पढ़ते हैं, एक है इंटीग्रेटेड, जब स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड या स्पेशली एजुकेशनल नीड्स वाले बच्चों की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड, ठीक है, और एक रहेगा इंक्लूसिव। तो देखो स्पेशल एजुकेशन होती है जब बच्चा उसको स्कूल ही अलग प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, वो एक अलग स्कूल में अपने जैसे बच्चों के साथ या अपनी जो भी डिसेबिलिटी है उसकी उन बच्चों के साथ पढ़ रहा है अलग से, ओके, ये तो स्पेशल स्कूल हो गए। देन इंटीग्रेटेड एजुकेशन की आप बात करेंगे तो यहाँ पे एनवायरमेंट एजुकेशन का स्कूल का सबका सेम है, उसमें बच्चे को एडजस्ट होना है, यानी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट सेम रहेगा, यहाँ बच्चा एडजस्ट करेगा। इंक्लूसिव में आप एनवायरमेंट ही बदल रहे हो, बच्चे को कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके। सो आंसर हमारा इंटीग्रेटेड हो जाएगा, जहां पे एजुकेशनल नीड्स, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स के जो बच्चे हैं दे हैव टू बी एडजस्टेड, किसके साथ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल एनवायरमेंट है उसके साथ उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चा एडजस्ट कर रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन में एनवायरमेंट और सिस्टम एडजस्ट करेगा। By which of the amendment in Indian Constitution provisions of सर्व शिक्षा अभियान was made? तो सर्व शिक्षा अभियान किससे रिलेटेड है, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में ये एक्ट जो है वो आया था, वहां पे हमने 21A आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया था, ये बात आपको पता हो। सो ये चीज याद रखिए, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल और 2002 और 21A, ठीक है। ऑब्वियसली सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड है क्योंकि वहां पे भी हम एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी हम 6 से 14 साल की एलिमेंट्री एजुकेशन में कंपलसरी और फ्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद जाके जब हम इसके प्रोविजंस पे जाते हैं फर्दर, तो हम आरटीई एक्ट लेके आते हैं अपना 2009 में, ताकि हम इसको एप्लीकेबल बना पाए, इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो देखने को मिले। Which decade was declared as decade of disabled by United Nation? इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते हैं, तो जब आप इस डेकेड की बात करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑल्दो ये 1983 से 1992 की डेकेड की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम वही उनके बेटर सिचुएशन जो है डेकेड ऑफ डिसेबल्ड में हम उनकी सिचुएशंस बेटर करने की या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। Which of the following may cause partial और complete visual impairment? तो किसकी वजह से, क्या कारण हो सकता है पार्शियल या कंप्लीट इंपेयरमेंट का देखने के मामले में, ठीक है। सो ग्लूकोमा, देन आपका ग्लाउकोमा, कैटरेक्ट और मैक्यूलर डीजनरेशन, तो ये तीनों ही रीजन जो है वो बहुत बड़े रीजन है पार्शियल और कंप्लीट विजुअल इंपेयरमेंट के। कैटरेक्ट में एक आंख में जो है वो वाइट वाइट क्लाउडी सी लेयर बन जाती है, एंड देन आपका ग्लाउकोमा जो है उसके अंदर ये ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, ये पता हो आपको। और जो ये है आपका मैक्यूलर डीजनरेशन, ये यूजुअली AMD यानी एज रिलेटेड होता है, तो इसको हम AMD भी बोलते हैं, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, जिसमें आपका जो सेंट्रल विजन है वो ब्लर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, मैक्यूला एक पार्ट जो है आई में उसके डैमेज की वजह से, ठीक है। तो ये चीज आपको पता हो कि डैमेज हो कहाँ रहा है, यहाँ पे आई का जो लेंस है कैटरेक्ट में वो क्लाउडी हो रहा है, ग्लाउकोमा में अपना ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो रही है जो आई को ब्रेन से कनेक्ट कर रही है, और AMD के अंदर अपना जो मैक्यूला पार्ट है, इसीलिए इसको मैक्यूलर डीजनरेशन बोल रहे हैं, वो डैमेज हो जाता है क्योंकि वो कंट्रोल करता है बिल्कुल शार्प स्ट्रेट विजन को। तो जब शार्प स्ट्रेट अहेड आप नहीं देख पाओगे तो सेंट्रल विजन आपका ब्लर होना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी कि ये तीनों ही एक मेजर रीजन है पार्शियल और कंप्लीट इम्पेयरमेंट के। While planning for evaluation of students having disability, what should given more importance? तो जब आप प्लान कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके इवेल्युएशन के लिए, तो क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी? टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ डिसेबिलिटी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस या टूल फॉर इवेल्युएशन। यूजुअली जब हम इवेल्युएशन प्लान करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। बट स्टूडेंट्स हैविंग डिसेबिलिटी को जब हम इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि किस टाइप की और किस इंटेंसिटी की डिसेबिलिटी है, उस बेसिस पे हम इवेल्युएट करें कि क्या चीज उन्होंने सीखी है। ठीक है, which of the following are given as guiding principles in NCF 2005 for curriculum development? Easy question है। Such subjects should be included in curriculum जो relate करें knowledge with real and practical life. Obviously सही बात है, हमने यहीं पे तो बात की थी कि हम रियल नॉलेज या वर्ल्ड में जो नॉलेज है आसपास में आउटसाइड द क्लासरूम की बात करें। ठीक है, मॉडिफिकेशन शुड बी मेड इन करिकुलम एट फिक्स्ड इंटरवल, ये थोड़ा सा फिक्स्ड वाली चीज थोड़ी सी खटक रही है। एनरिच द करिकुलम इन सच अ वे दैट सच एक्सपीरियंसेस कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन टेक्स्ट बुक। एग्जैक्टली, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक आप कोई एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, आउटसाइड द क्लासरूम कोई एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हो। करिकुलम शुड बी सच दैट डज नॉट एनकरेज द स्टूडेंट्स फॉर क्रैमिंग, तो वो क्रैमिंग के लिए उनको एनकरेज ना करें, ये बात भी सही है। बट फिक्स्ड इंटरवल पे मॉडिफिकेशन होना चाहिए करिकुलम में, बट फिक्स्ड इंटरवल पे होना चाहिए, ये चीज गड़बड़ है जी। ओके, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। Which of the following activities can be the obstacles for effective implementation of inclusive education system? So कौन से obstacles हो सकते हैं अगर आप inclusive education system को implement करना चाह रहे हो effectively? So making common rules for promoting the students in grade, कॉमन रूल्स बना दिया आपने और आप बात कर रहे हो इंक्लूसिव की, तो जब कॉमन रूल्स हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि रूल्स आपको देख के बनाने पड़ेंगे। हम ऑब्स्टेकल्स की बात कर रहे हैं, कॉमन रूल्स होंगे तो इंक्लूजन नहीं हो पाएगा सबका। इन्वॉल्विंग द पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन स्कूल एक्टिविटीज, ओके। डेवलपिंग कॉमन करिकुलम फॉर ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम ग्रेड। पेरेंट्स को जब आप इंक्लूड करते हो वो ऑब्स्टेकल नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बट एक कॉमन करिकुलम या एक कॉमन रूल्स आपने बना दिए, वो गड़बड़ होने के चांसेस हैं। ठीक है, वहां पे इंक्लूसिवली आप सब चीजों को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इफेक्टिवली नहीं इंप्लीमेंट हो पाएगा। मेकिंग द पीयर्स ऑफ डिसेबल्ड स्टूडेंट्स लर्न साइन लैंग्वेज एंड ब्रेल स्क्रिप्ट इफ रिक्वायर्ड, तो हाँ, बाकी स्टूडेंट्स को भी आप साइन लैंग्वेज या ब्रेल सिखा सकते हो ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको ज्यादा हेल्प हो जाए। तो ये तो ऑब्स्टेकल की तरह काम नहीं करेगा। सो अपना ऑब्स्टेकल की तरह काम करेगा फर्स्ट एंड थर्ड, और सेकंड एंड फोर्थ जो है वो ऑब्स्टेकल नहीं होगा। In which of the following education systems provision is made for developing multi-level curriculum for students of same class? यानी सेम क्लास के लिए आप मल्टी लेवल करिकुलम डेवलप कर रहे हो, तो कौन से एजुकेशनल सिस्टम में ये चीज आपको देखने को मिलेगी? तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में मिलेगी, क्योंकि इंटीग्रेटेड में तो हम एक ही चीज रखेंगे, बच्चे एडजस्ट करेंगे एनवायरमेंट के हिसाब से। स्पेशल बिल्कुल ही अलग हो गया, और जनरल में भी, मतलब जनरल या मेन स्ट्रीम की बात करें उसमें फिर हम सिर्फ मतलब इट्स लाइक स्पेशल में सिर्फ स्पेशल बच्चे हैं, जनरल में सिर्फ नॉर्मल या एवरेज बच्चे हैं, इंक्लूसिव में हम एनवायरमेंट को एडजस्ट करवा रहे हैं, जैसे हमने मल्टी लेवल करिकुलम डेवलप कर दिया, और इंटीग्रेटेड में हम बच्चे को एडजस्ट करवा रहे हैं। In which education system special students are allowed to study for some times in school of mainstream? तो कौन से एजुकेशन सिस्टम में स्पेशल स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ टाइम के लिए मेन स्ट्रीम स्कूल में अलाउड होते हैं कि हाँ इस टाइम पे या इस क्लास में सब लोग इकट्ठा बैठ के पढ़ेंगे? तो ये क्या होगा जी? इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, स्पेशल या बी और सी बोथ? तो आंसर आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड, क्योंकि इंटीग्रेटेड में हम, क्योंकि जहां पे उनको अलग लगेगा, या इंटीग्रेटेड में हमने सिस्टम चेंज नहीं किया है, हम बच्चे को उसी में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि कुछ क्लासेस उसकी मेन स्ट्रीम वाले बच्चों के साथ हैं, सबके साथ हैं, और जहां पे उसकी अलग चीज लगनी चाहिए, उसको अलग से समझाना चाहिए, वहां पे हम रिसोर्स रूम में या कुछ अलग जगह पे उसको डाल रहे हैं। सो वो इंटीग्रेटेड में ही होगा। ओके,
टू विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स NROER कैन नॉट बी हेल्पफुल। तो हमने बोला था ना नेशनल रिपोजिटरी है ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स की, एनसीईआरटी के अंडर है, एनसीईआरटी और सीआईईटी ने मिलके जो है इसको क्रिएट किया है, ये इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए आपको, ओके। बट ये हेल्पफुल कहाँ नहीं होगी, तो स्टूडेंट्स जो कंप्लीटली विजुअली इंपेयर्ड हैं, या स्टूडेंट्स हैविंग हियरिंग इंपेयरमेंट, या स्टूडेंट्स हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ, एक वर्ड मेंशन यहाँ रह गया, या ऑल ऑफ द अबव। तो मेजरली कंप्लीट अगर विजुअल इंपेयरमेंट है तो आप कैसे वो नेशनल रिपोजिटरी का फायदा उठा पाओगे, ओके। सो आंसर आपका ए रहेगा जी, नेशनल रिपोजिटरी की इसकी फुल फॉर्म रहेगी नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओके। क्योंकि अगर वो चीजें तो नेट पे अवेलेबल है ना, बस अब उनको देखने के लिए कुछ तो समझ आना चाहिए ना, या कुछ चीजें, क्योंकि हियरिंग इंपेयरमेंट है वहां पे भी दिख तो रहा है उनको, तो वो पढ़ लेंगे, तो वो चीजें रहेंगी, फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। सो ये जो है आपके 2019 के क्वेश्चंस हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं, एंड आई होप आपको हेल्पफुल रहे होंगे। कुछ ना कुछ एटलीस्ट 50 क्वेश्चन में दो तीन इन्फॉर्मेशन तो मिनिमम आपने नई सीखी होगी, बाकी चीजें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care, see you in the next class.